जय हिंद साथियों, मैं भी प्रोग्राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल डेली क्लासेस में। देखिए साथियों, आज हम लेकर आए आपके लिए इतिहास की बेहतरीन क्लास, जिसमें हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें तो बंगाल के गवर्नर जनरल की शुरुआत कहाँ से होती है और एक के बाद एक किसके बाद गवर्नर जनरल आता रहा, कैसे कैसे उनकी पोस्टिंग रखी गई और उस समय के कार्यकाल को आप उस समय से जोड़ेंगे जो हम पास्ट में पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो देखें जरा, अगर हम बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है, अगर हम बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव। ये कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। समझ में आ रही है बात? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए जरा, कौन से कार्यकाल में ये आए थे, याद रखना 1757 से 1760, ठीक है भैया। और इसके बाद ये एक बार फिर दोबारा आए थे 1765 से 1767 तक के लिए, 2 इनके कार्यकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो याद रखना। सबसे पहले इनके बारे में अगर हम बात करें, भारत पर अंग्रेजों के शासन के जन्मदाता इनको कहा गया। क्लियर सी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इससे आगे अगर हम बात करें तो 1757 में अगर हम बात करें, क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, हम पढ़कर आ चुके हैं, याद है ना। 1757 में कौन गद्दी पर था? आलमगीर द्वितीय। मैंने आपको बता रखा है, आलमगीर द्वितीय इस समय कहां था? गद्दी पर था। और उसी का ये माना जाता है, उन्हीं का ये न्योता था इन अंग्रेजों को बुलाने का, ठीक है। दिल्ली पर कवर नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर हाई वोल्टेज चल रहा था, किसका? मुगलों का। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसलिए इन्होंने अपनी बात स्टार्ट की बंगाल की ओर से, ठीक है बच्चा। देखेंगे जरा आगे, प्लासी के युद्ध के बाद की अगर हम बात करें, बंगाल में क्या शुरू करा दिया? द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन लागू करा दिया गया, जिसको क्या बोला जाता था? डायरची। क्लियर बात समझ में आ रही है? अबे डायरची क्या था देखो जरा। 2 शासन का मतलब यह था कि भैया एक तरफ तो आ गई थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ में आ रही है बात, और एक जगह रखा जाता था नवाब। शासन कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और लोगों से कर जो वसूल करके लाएगा, वो कौन लाएगा? नवाब। और दोनों ही किसके होते थे? अंग्रेजों के होते थे। बात समझ में आ रही? इस चक्कर में क्या होता था? प्रजा जो थी बेचारी वो पिसती थी। क्यों? क्योंकि देखो, जो राज कर रहे हैं वो भी अंग्रेज है, और याद रखना जो कर वसूल के लेके आ रहे हैं लोगों से, वहां के लोगों से, है ना, जितने भी कर लगे हुए हो उनको जो वसूल करके ला रहा है वो कौन ला रहा है? वो भी अंग्रेजों का ही शासक ला रहा है, नवाब जिसको बोला गया।
तो ये दो तरीके की यहाँ पर क्या पद्धति अपनाई गई, जिसको क्या बोला गया, द्वैध शासन लागू कराया गया। ठीक है, और याद रखना 1767 के बाद ब्रिटेन जाकर याद रखना क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। क्यों कर ली थी भैया, क्योंकि याद रखना इसके ऊपर क्या लगाया गया था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, जिसकी वजह से इसको वापस बुलाया गया था। और इस आरोप को ये सह नहीं पाया भैया, तो क्या कर दिया इसने, खुद को आत्मसमर्पण कर दिया और ये आत्महत्या इसने कर ली। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर थे, याद रखेंगे आप, भारत के नहीं थे, समझ में आ रही है, बंगाल के थे। ठीक, चले अभी देखेंगे जरा अधिनियम पढ़ेंगे आगे, वहां अधिनियम में पता लगेगा कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कब कहा गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा गया, ये सारी चीजें आगे मिलेंगी आपको। तो इतनी बात समझ में आ गई रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। शासनकाल जरूर याद रखेंगे, आलमगीर द्वितीय के समय में 1757 से 60 तक, और फिर दोबारा आया 5 साल के बाद 1765 से 1767 तक इसको दोबारा बुलाया गया था। क्लियर बात समझ में आ गई। चलो जी, इसके बाद की बात कर लेते हैं। नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो नाम आता है हॉलवेल। क्या नाम आता है, हॉलवेल, और ये आ जाते हैं 1760 में। बात समझ में आ रही है भैया। हॉलवेल के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखना हॉलवेल ने ब्लैक हॉल की घटना अपनी पुस्तक में लिखी। समझ में आ रही है। और इसमें कहा क्या आ गया था, इसमें ये कहा गया था भैया सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला ने, बात समझ में आ रही है, सिराजुद्दौला ने क्या किया था, याद रखना 20 जून, समझ में आ रही है बात, सिराजुद्दौला ने क्या किया था, याद रखेंगे 20 जून 1756 में क्या किया गया था, याद रखना कमरे में भैया 141, एक छोटे कमरे में 141 अंग्रेजों को जबरन बंद किया था, जिसमें से बहुत कम मात्रा में 141 में से केवल ऐसा समझ के चले 13 या 14 कि क्या हुए थे, जीवित बच पाए थे, बाकी सब के सब क्या हुए थे, सबकी मृत्यु हो गई थी। बात समझ में आ गई। चलो जी, क्लियर बात समझ में आ गई। ये हॉलवेल से याद रखना जिन्होंने अपनी पुस्तक में कहानी बात बताई है, बाकी इसके अलावा किसी भी बुक में ये बात नहीं लिखी हुई है कि ब्लैक हॉल नाम की कोई घटना हुई थी, किसके द्वारा, सिराजुद्दौला के द्वारा। क्लियर बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद आते हैं कौन, नंबर 3 वेसीटार्ड। और वेसीटार्ड का जो कार्यकाल रहता है वो कितना रहता है, याद रखेंगे आप 1760 से 1765 है ना। और इसी बीच में क्या हुआ था, याद रखेंगे आप, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब सन को कोरिलेट कर देंगे आप मुगलों से, है ना, या जितने भी वंश आएंगे बीच में। अब बात कर लेते हैं इसके आगे, अगले आ जाते हैं भैया कार्टियार। मेन बातें मैं बताता चल रहा हूं आपको, समझ में आ रही है बात, जो मेन बात है उन्हीं पर आपको फोकस करना है। और याद रखना 69 से 72 तक ये रहेगी। क्या नाम बताया मैंने, कार्टियार। 1769 से 1772 तक रहे। और याद रखना इसी बीच में क्या हुआ था, 1770 में भैया बंगाल में क्या आ गया था, अकाल आ गया था। बंगाल में भीषण अकाल आ गया था।
और याद रखना इसी के बीच में यहाँ की जो महारानी जी एलिजाबेथ, जिसकी अंतरिम पीढ़ी अभी अभी आपने देखा है मृत्यु हो गई है जिनकी, उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं के पूर्वज एलिजाबेथ नाम चलता आ रहा है बहुत लंबे टाइम से। समझ में आ रही है बात? एलिजाबेथ जो बंगाल जो क्या करती थी, जो अंग्रेजों को निर्देश दिया करती थी ब्रिटेन में बैठ करके। शासन किसका चल रहा था? ब्रिटेन की महारानी का ही चल रहा था भारत के ऊपर। बस उसके जो राजदूत थे ना, वो यहाँ पर काम कर रहे थे, जिनको हम बारी बारी से पढ़ते जा रहे हैं। पहला रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा हॉलवेल, तीसरा विसिटार्ड, चौथा पढ़ा हमने कार्टियार। और याद रखना 1770 में ही ये जो एलिजाबेथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या हुआ था, ये बंगाल में ये क्या आई थी, भारत में घूमने के लिए आई थी, वहां की दशा को देखने के लिए आ रही थी कि इसके जो राजदूत हैं कार्टियार, वो काम कैसा कर रहे हैं। अब एक बात आप समझ के चले बच्चा, कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं या फिर रेस्टोरेंट में नौकरी कर रहे हैं, है ना, और मैं आपसे बोल दूं कि भैया आज जो है रेस्टोरेंट के मालिक आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल चमका के रखेंगे ना रेस्टोरेंट को, बढ़िया बढ़िया चीजें बना के रखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कार्टियार के समय में। एक तरफ तो जहां बंगाल में खाने को टुकड़ा नहीं था, अनाज नहीं था, लोग बच्चे महिलाएं भूखे मर रहे थे, और दूसरी ओर उसी भारत के अंदर महारानी एलिजाबेथ के आने का एक बेहतरीन भव्य स्वागत किया गया कार्टियार के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं क्या दुर्दशा भारतीयों की रही होगी अंग्रेजों के समय में। संभवत चीजें होते हुए भी उन्हें हमसे बहुत दूर रखा गया। ठीक है, चले जरा, ऐसी बहुत सी बातें अभी आगे सुनने को मिलेंगी। चले जरा नंबर 5 पर आ जाते हैं भैया। नंबर 5 पर आ जाते हैं वारेन हेस्टिंग। एक वारेन हेस्टिंग आगे भी आएंगे, जिस पर मैं इंपोर्टेंट बताऊंगा उस पर इंपोर्टेंट लगाते चलेंगे। ठीक है, एक तो यहाँ पर इंपोर्टेंट है हॉलवेल, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। बाकी रॉबर्ट क्लाइव इंपोर्टेंट है क्योंकि पहले थे। ठीक है, प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों के शासन के जन्मदाता, द्वैध शासन इन्होंने दिया था। याद रखना, द्वैध शासन बंगाल में किसकी देन है, याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव की देन है। और किसने शासन को हटाया था वो हमको आगे मिलेगा। ये याद रखनी है आपको बात कि किसने क्या स्टार्ट किया था और किसने क्या एंड किया था। इसके ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गया? चलो जी, हॉलवेल ने क्या बताया था भैया, ब्लैक होल की घटना बताई थी 20 जून 1756 में बताई थी। उसके बाद वेसिटार्ड कार्टियर ने कुछ खास नहीं किया, बस कार्टियर के समय में क्या आया था, बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। याद रखना 1769 से 1772 के बीच, यानी 1770 में। उसके बाद आती है वारेन हेस्टिंग की, और इनके वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में क्या कहा गया, याद रखना 1772 से 1773 तक। ठीक है, और याद रखना ये कौन थे, अंतिम गवर्नर थे बंगाल के। ऐसा नहीं है इनके बाद और नहीं बने, इनको अपग्रेड कर दिया गया। ऐसा समझ लें इनके कंधों पर 2 सितारे फालतू लगा दिए गए, है ना। तो देखें जरा वॉरेन हेस्टिंग की अगर हम बात करें तो याद रखना इसी बीच में आया था 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से क्या बना दिया गया था, याद रखना, बंगाल का जो गवर्नर है ना भैया, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। बात समझ में आ रही है? ये बात याद रखेंगे आप। 1773 किसके बीच में पड़ रहा है, याद रखना, वारेन हेस्टिंग के। और वारेन हेस्टिंग क्या था, अब देखो बंगाल का जो गवर्नर था वो पद यहाँ पर समाप्त हो गया, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, गवर्नर जनरल में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा अंतिम गवर्नर कौन था बंगाल का, तो आप बता देंगे भैया जी वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो
तो इसी को पोस्टपोन कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग को। तो वारेन हेस्टिंग एक अकेले शासक ऐसे थे जो अंतिम गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। ये बात आप याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था याद रखना। अच्छा, गवर्नर जनरल की अगर बात की जाएगी तो 1773 से 85 तक कार्यकाल रहा था जब ये गवर्नर जनरल बन गए थे, याद रखना। अंतिम गवर्नर का कार्यकाल पूछा जाए तो 1772 से 1773, केवल 1 साल। 73 में इनको पोस्टपोन कर दिया गया और क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसका कार्यकाल कितना रहा, 1773 से 1785 रहा। काफी लंबा कार्यकाल इनका रहा और लंबे कार्यकाल रहा तो उसमें बहुत सारी चीजें भी की गई। देखेंगे सबसे पहले बंगाल में द्वैध शासन क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। भैया पारित किसने किया था, याद रखना, शुरू किसने किया था, प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने, और खत्म किसने किया, 5वें नंबर के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया कि नहीं भैया अब से सारा काम ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसने सब कुछ उठा के किसके हाथ में दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पद को ही खत्म कर दिया। समझ में आ रही है बात। चलिए जरा आगे की अगर हम बात करें, आगे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी कराई गई भैया। और यहां पर इन्होंने क्या किया था याद रखेंगे, एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी स्थापित किया था। समझ में आ रही है बात। देखो अंग्रेज जानते थे कि भारत के जो ऋषि मुनि हैं उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार भरा हुआ है, तो क्यों ना हम एक ऐसी जगह बना दें जिसमें वो सारा भंडार, सारा अमृत एक जगह रखा जाए और लोगों को बांटा जाए। तो उन्होंने किसकी स्थापना की, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। और याद रखना जोनाथन डंकन ने 1782 में इसको क्या किया था भैया, बनवाया था, याद रखेंगे। इसने बनवाया था जोनाथन डंकन ने 1782 में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। समझ में आ गई बात, ठीक है। और याद रखना इससे आगे 1784 में 1784 में क्या किया था भैया, पिट्स इंडिया एक्ट आया और इसमें क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा मात्र कंपनी में द्वैध शासन स्थापित किया गया, केवल कंपनी के लिए, ना कि प्रजा के लिए। वहां के रहने वाले लोगों का इससे कोई मतलब नहीं था। केवल ये पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट किस पर लगा, केवल कंपनी में लगा द्वैध शासन। समझ में आ रही है बात, ठीक है भैया। और याद रखना 1782 में कौन आ गया था, बंगाल गजट आया था। कौन आया था, बंगाल गजट आया था 1780 में आया था, ठीक है, 80 लिखेंगे इसको आप। क्लियर बात समझ में आ रही है। और याद रखना भैया ये अंग्रेजी भाषा में छपा गया था। अंग्रेजी भाषा में गजट लिखा गया था 1780 में, है ना। और याद रखना जेम्स ऑगस्टन हिक्की ये कौन थे इसके, याद रखना, संपादक। क्लियर बात समझ में आ रही है भैया। 1782 में बंगाल का गजट आया था
अंग्रेजी भाषा में आया था, 1780 में आया था, याद रखेंगे। संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्टन हीथी। समझ में आ रही है बात? देखो कितनी सारी चीजें अकेले वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई, ठीक है। और सबसे फेमस जो बात थी वो क्या थी? याद रखना, 1774 में उच्चतम न्यायालय कहां खोला गया था? कलकत्ता में। क्लियर बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। कौन कौन बताया मैंने भैया? रॉबर्ट क्लाइव प्रथम बंगाल के शासक, प्लासी का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों के शासन के जन्मदाता थे, द्वैध शासन लागू कराया, ये याद रखेंगे। उसके बाद हॉलवेल आया 1760 में और अपनी पुस्तक ब्लैक होल की घटना लिखी। उसके बाद वेसिंटोट आया, कुछ खास नहीं, कार्टियर कुछ खास नहीं, वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1773 एज लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 से 85 तक रहे, ठीक है। और 1773 में ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसने क्या कह दिया था कि अब से भैया बंगाल का जो गवर्नर होगा ना, वही बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। और ऐसे में यहाँ के गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। समझ में आ गया? हेस्टिंग दो है, ये पहले वाले बाद वाले बाद में रहेंगे, जिनको हेस्टिंग सेकंड भी आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया? ऐतिहासिक सोट आई थी, संस्कृत विद्यालय, पिट्स इंडिया एक्ट आया, बंगाल गजट आया और उच्चतम न्यायालय, सब क्या हुए? वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुए। चलो जी आगे की बात कर लेते हैं। देखिए जरा, काफी लंबी लिस्ट है, थोड़ा सा स्पीड से लेके चलेंगे भैया, ठीक है। चलो जी, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस से। टेलीग्राम पर इसका ग्रुप बना हुआ है, बाकी व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी, है ना। अगर किसी वजह से डिस्क्रिप्शन में आपको ना मिल पाए तो आप पीडीएफ को अवेलेबल करा सकते हैं, है ना, टेलीग्राम से जुड़ करके। चलिए भैया, अच्छा एक बात और याद रखेंगे, हमने डेली करंट अपडेट के लिए एक डेली हमने देखो लेक्चर बनाने का काम नहीं हो पाता क्योंकि बच्चा आपको जानते हैं मुझे को सारी थ्योरी करनी पड़ रही है और पॉलिटी के ऊपर भी काम चल रहा है फिलहाल, जिसकी क्लासेस आपको रेगुलर मिलने वाली है, मे भी कल से आपको मिल जाएंगी, है ना। तो बच्चा देखो मैं यहाँ पर फिलहाल अकेला हूँ, है ना, और मुझको सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती है। समझ में आ रही है बात? तो मुझको दरअसल जीके जीएस की क्लास भी काफी बड़ा लंबा टाइम हो गया है क्योंकि मैं दरअसल कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ इतनी सारी वीडियोस, क्योंकि दिन में इतने सारे लेक्चर्स नहीं बन पाते हैं, आप भी जानते हैं, है ना। खिचड़ी बनाना तो और एक अलग बात है ना, लेकिन प्रॉपर कंटेंट बनाना आप जानते हैं, कंटेंट भी बनाना, फिर उसको रिकॉर्ड भी करना, फिर उसका रेंडिशन भी करना, बहुत सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे हम अपनी टीम को बढ़ाने में लगे हुए हैं और जब तक तो आपको फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, है ना। तो जीएस में मुझे सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है, तो इसलिए ये चीजें नहीं हो पाती। कई बात देखिए जरा आगे की अगर हम बात करें बच्चा, नंबर 6 पर आ जाता है, समझ में आ रही है बात? कौन आ जाते हैं? जॉन मैकफर्म। समझ में आ रही है बात? और याद रखना 1785 से 86 तक ये रहेंगे, कुछ खास कार्यकाल नहीं, सिर्फ लिख करके छोड़ देंगे। समझ में आ रही है बात भैया? आगे आ जाते हैं कौन? कार्नवालिस। ये इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है देखिए जरा, सत्रह सौ 86 से 93 तक ये रहेंगे। समझ में आ रही है? और याद रखना 1805 में भी एक बार आएंगे, अभी बताएंगे क्यों आएंगे। समझ में आ रही है बात भैया? ठीक है। अब याद रखना इनको देन माना जाता है किसका? नागरिक सेवा प्लस, और किसकी देन माना जाता है? पुलिस सेवा का जन्मदाता, यानी इसको लिख सकते हैं हम आईएएस प्लस आईपीएस। इनके जो जन्मदाता है आईएएस यानी नागरिक सेवा
और आईपीएस यानी पुलिस सेवा के जन्मदाता माने जाते हैं कार्नवालिस, जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट की थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया था इन्होंने, स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में। क्लियर है। और स्थायी बंदोबस्त लागू में क्या किया गया था, याद रखना कि भैया कंपनी को जो मिलेगा वो 90% और जो नागरिक को मिलेगा वो कितना होगा, 10%। ये इन्होंने नियम लागू किया था। क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलिए जरा आगे की अगर हम बात करें, और इनकी समाधि जो है वो कहां पर बनाई गई थी, इनकी मृत्यु जो है भारत में हुई थी, असली इनकी समाधि भी गाजीपुर है, यूपी में जो गाजीपुर में है ना, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी और यहीं पर इनकी क्या बनाई गई है, समाधि बनाई गई है। क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे की अगर हम बात करें नंबर 8, जॉन शोर है ना, और याद रखना 1793 से 98 तक का कार्यकाल इनका रहा है। और याद रखना इन्होंने क्या किया है, हस्तक्षेप की नीति, जो चलता है चलते रहने दो। क्लियर, बात समझ में आ गई, ये इन्हीं की देन थी। उसके बाद अगर हम बात करें भैया, अगले आ जाते हैं हमारे विलेजली, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चल रहा हूं, ध्यान रखेंगे। कार्नवालिस के बाद 1786 से 93 और उसके बाद आ जाते हैं विलेजली, है ना। और विलेजली की अगर हम बात करें 1798 से लेके 1805 तक ये रहे, इसको आप नोट कर लीजिए, 1805 तक विलेजली रहे। ठीक है, और याद रखना इन्होंने क्या किया था भैया, विलेजली ने सहायक संधि को अपनाया था। इसको अपनाया था विलेजली ने, सहायक संधि को, और जिसके जनक कौन थे, फ्रांसीसी डुप्ले, बहुत ही ज्यादा विद्वान फ्रांसीसी वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते आप, यात्री कह सकते हैं इनको फ्रांसीसी के। इतना ज्यादा बुद्धिमान होने के कारण, क्यों, देखो यार, डुप्लेसिस जिस फ्रांसीसी तकनीक से आए थे ना, वो एक सरकारी कंपनी थी, और सरकारी कंपनियों में काम करने का तरीका आप जानते ही, जबकि ब्रिटिश जो काम कर रहे थे ये प्राइवेट थे, ये जबरदस्त तरीके से दिन रात लगे हुए थे। लेकिन डुप्ले जिस कंपनी के साथ में आया था वो एकदम रद्दड़ थी, सोती हुई कंपनी थी। डुप्लेसिस अलग ख्यालों के थे और कंपनी के लोग अलग ख्यालों थे, जिससे तालमेल नहीं बन पाई और डुप्ले को वापस बुला लिया गया। लेकिन उसी की ये संधि थी, सहायक संधि। आइडिया किसका था, डुप्ले का आइडिया था, तो जनक माना जाता है सहायक संधि का किसको, डुप्ले को। लेकिन लागू किसने किया था, विलेजली ने किया था, ये बात आप याद रखेंगे। समझ में आ गई बात। और इसका मतलब क्या था कि भैया संधि कर लो, संधि का मतलब है जिस राज्य से आप संधि कर रहे हैं उस राज्य के लोगों को अपनी तरफ कर लो, यानी उससे संधि कर लो। समझ में आ रही है बात। तो देखना जरा, अगर हम बात करें सबसे पहले 1798 में हैदराबाद से बात स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद याद रखना मैसूर प्लस तंजौर, ठीक है, 1799। क्लियर, बात समझ में आ रही है। इसके बाद आता है अवध, 1801। क्लियर, बात समझ में आ रही है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे आप, पेशवा, इनको भी अपनी साइड कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद कौन बसते हैं, सिंधिया।
कौन बच जाते हैं? सिंधिया बच जाते हैं। तो वेलेजली ने क्या किया? सहायक संधि को बनाया और इन राज्यों की सहायता की और इनकी गद्दी को अपने आप हड़प लिया। समझ में आ रही है बात? चले जरा आगे की अगर हम बात करें, भैया वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, याद रखना। वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी और कब की थी, याद रखना, 10 जुलाई 1800 को इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। समझ में आ रही है बात? और वेलेजली, याद रखना, क्या कहते थे खुद को? आई एम अ टाइगर ऑफ बंगाल, कि मैं भैया बंगाल का क्या हूं? शेर हूं। समझ में आ रही है बात? मेरी धारा के आगे कोई नहीं टिकने वाला। समझ में आ रही है? बस शेर का मतलब तो यही है ना कि अगर आप धार मारोगे तो कोई आपको सुनेगा नहीं, तो कोई किसी और की को सुनेगा, आपकी सुनेगा, क्योंकि शेर शेर होता है। तो याद रखेंगे वेलेजली का मैं क्या बोल रहा था? तूती बोल रही थी वेलेजली की। और बड़ाइयों बड़ाइयों में इसने बहुत कुछ कह गया, जिनमें से एक लाइन ये थी कि आई एम द टाइगर ऑफ बंगाल। समझ में आ रही है बात? चलो जी, कितनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात? और याद रखना 1805 में कार्नवालिस मर गया था। कार्नवालिस की मृत्यु, ये जो बताया मैंने, ये कार्नवालिस 1805 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद इसका जो मकबरा बनवाया था वो कहाँ बनवा दिया था? गाजीपुर यूपी में बनवा दिया था। समझ में आ रही है बात? अगर आप इसे जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कार्नवालिस का मकबरा। ठीक है, चले जरा आगे की बात कर लेते हैं भैया। इसके बाद आ जाते हैं कौन? बार्लो। कौन आ जाते हैं इसके बाद? बार्लो आ जाते हैं। ठीक है, और याद रखना 1805 से 1807 तक। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो, जिससे आगे की अगर मैं बात करूं, ये 11 हो गया और ये 12। 12 कौन आ जाते हैं? याद रखना, मिंटो प्रथम। ये नाम याद रखेंगे, जो इंपोर्टेंट होगा मैं बताता चलूंगा। 1807 से 13 तक। क्लियर बात समझ में आ रही है भैया? इसके बाद आ जाते हैं कौन? याद रखेंगे, मर्मिविल हेस्टिंग। मर्मिविल हेस्टिंग। क्लियर बात समझ में आ रही है? और याद रखना 1813 से 23 तक बंगाल की गद्दी पर ही रहे मर्मिविल हेस्टिंग। नाम याद रहेगा आपको? चलो जी, और याद रखना, ठीक है, और याद रखेंगे 1818 में क्या हो गया था? 1818 में भैया पेशवा पद। समाप्त कर दिया गया था। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए जी, नंबर 14 पर आ जाते हैं। और 14 पर कौन सा याद रखना? ये कैसे खत्म हुआ था? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें पेशवा को हराकर कहां भेज दिया गया था? दूर भेज दिया गया था, और पेंशन उनकी बांध दी गई थी। पेंशन देकर के उनको बाहर कर दिया गया था। और यहाँ पर पेशवा समाप्त हो जाता है, मराठा भी अंत हो जाता है। क्लियर है? नंबर 14 की अगर हम बात करें, देखना जरा, एमहर्स्ट। ठीक है, 1823 से 28 तक ये रहेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो जी, अब आ जाता है सबका बाप। कौन आ जाता है भैया? सबका बाप। देखेंगे जरा कौन है सबका बाप इन सभी का। कुछ हरामी भी रहे हैं बहुत ज्यादा। समझ में आ रही है ना? जिन्होंने रहना ही मौत कर दिया हिंदुस्तानियों का, उनको भी हम पढ़े।
याद रखेंगे क्या नाम है, विलियम बेंटिक, है ना। और याद रखना 1829 से भैया 35 तक कार्यकाल रहा है इनका। समझ में आ रही है बात, चलो जी। और याद रखना भैया 1829 में आते ही इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था, और जिसमें महन भूमिका निभाई थी किसने, और राजा राम मोहन राय की सहायता से। समझ में आ रही है बात। 1829 में किसके समय में खत्म हुआ था, विलियम बेंटिक के समय में, ठीक है भैया। और याद रखना ठगी प्रथा का भी क्या किया था, अंत किया गया था। ठगी प्रथा का क्या किया गया था, अंत किया गया था। और किसको नियुक्त किया गया इसके लिए, कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया गया। अब आप बताएंगे भैया कौन सी ठगी, कैसी ठगी। पहले क्या होता था, लोग बहुत सीधे होते थे। अब आज के टाइम में तो अगर आपको गोल्ड मिल गया तो आप तुरंत बाजार में जाके चेक करवा सकते हैं कि भैया गोल्ड है या नहीं, सिल्वर है या नहीं, डायमंड है या नहीं। पहले ऐसा नहीं था, पहले बाजार भी बहुत दूर दूर हुआ करते थे। समझ में आए, तो ये दिन लगते थे बाजार में आने के लिए, बहुत 15-15 दिनों को खाना पीना सब एक साथ जाता था। अब तो गली से निकले आप, मोहल्ले में दुकान आपको मिल जाती है, कुछ भी खरीद सकते हैं आप, छोटे से बड़ी चीज, है ना। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत दूर दूर आपको जाना पड़ता था। ठगी प्रथा का अंतर क्या था, पहले अजीब तरीके के ठग होते थे। जैसे आज तुमने देखा होगा कि भैया ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है एक बार कि भैया 1 लाख रुपए दो और 3 दिन में 2 लाख रुपए आपको वापस, या इतने रुपए दो या इतना इन्वेस्ट करो और 1 महीने बाद 30 दिन के बाद इतना आपको रिफंड मिलेगा, उसका 2 या 3 गुना। ऐसे पहले होता था। वो बोलते थे क्या कि आप भैया खाली बर्तन दे दो और बदले में आपको सोने का बर्तन करके देंगे, पुलिस जैसे भी करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो लोग उसको क्या मान लेते थे, जादू मान लेते एक तरीके का। लेकिन होता क्या था, ठग होता था। इसके लिए विलियम बेंटिक ने अपने एक बेहतरीन शासक नियुक्त किया। भैया तुम जाओ, कर्नल स्लीमैन को बुलाया अपने दरबार में कि भैया आप जाओ और जितने भी इस तरीके के ठगी है ना, जो उल्टी सीधी पुताई करके दे जा रहे हैं लोग, चीजों को लोगों को दे करके जा रहे हैं कि सोने का है, चांदी का है, डायमंड का है, उन सबको पकड़ के मेरे दरबार में ले आओ, है ना। इसको बखूबी निभाया किसने, कर्नल स्लीमैन ने। ठीक है भैया, चले जरा। और याद रखना इसने क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा को क्या बनाया था भैया, माध्यम बनाया था। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और याद रखना यहां पर क्या किया गया था, पहला विधि आयोग का गठन किया गया था। समझ में आ रही है बात, कब, 1834 में। और अध्यक्ष कौन थे, याद रखेंगे आप, मैकालेस के अध्यक्ष थे। क्लियर है बात, समझ में आई भैया। और याद रखना यहां पर 2 चीजें स्थापित की गई, क्या, सबसे पहले आईपीसी। समझ में आ रही है बात, यानी अगर हम बात करें भारतीय दंड संहिता, ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण कब हुआ था, याद रखना। देखो इसको थोड़ा गलत कर दिया मैंने, 1860 में तो ये बनी थी और 1862 में ये लागू हो गई थी। इस बात को आप नोट करके लिख लेंगे। इंडियन पनिशमेंट कोड, ठीक है। तो याद रखना 1860 में तो निर्माण हो गया था, लेकिन लागू कब हुई थी, 2 साल बाद 1862 में। ऐसे अगर मैं बात करूं
सीआरपीसी क्रिमिनल कोड, यानी समझ में आ रही है बात, यानी इसको क्या बोलेंगे आप, दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी है ना। जब आप एसआई वगैरह की तैयारी करेंगे तो वहां पर आपको सारी आईपीएस और सीआरपीसी पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है भैया, तो याद रखना। यहां पर एक साल का अंतर आके हो, 1973 में निर्माण हुआ और याद रखना 1974 में क्या हो गई, ये लागू हो गई। क्लियर बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई भैया, क्लियर है। चलो, और याद रखना 1833 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लिखा रहा हूं, इसको नोट करके आप लिख के लेके चलेंगे अपने एग्जाम के पर्पज से। 1833 में याद रखना एक अधिनियम आया, और उस अधिनियम में क्या कहा गया कि भैया बंगाल का गवर्नर जनरल ही भारत का गवर्नर जनरल होगा। क्लियर बात समझ में आ गई। और याद रखना 1933 में कौन थे यहाँ पर, विलियम बेंटिंक। तो याद रखना विलियम बेंटिंक कौन बन गए थे, अब भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। समझ में आ रही है बात भैया, क्लियर बात समझ में आ रही है आपको। चले आगे की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, कार्नवालिस की मृत्यु हो गई थी 1805 में। उसके बाद बार्लो, मिंटो प्रथम, मरविक हेस्टिंग, याद रखेंगे क्यों, क्योंकि मराठा समाप्त कर दिए थे इन्होंने। एम हर्स, उसके बाद नाम आता है विलियम बेंटिंक, 1829 से 1835। क्या किया गया था, सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, किसकी सहायता से, और राजा राम मोहन राय की सहायता से। इससे आगे की अगर बात करूं, ठगी प्रथा को अंत कर दिया था, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया, पहला विधि आयोग यानी आईपीएस और सीआरपीसी का निर्माण किया गया और लागू भी किया गया। उसके बाद 1833 में क्या था, अधिनियम आया, बंगाल का गवर्नर जनरल ही क्या होगा, भारत का गवर्नर जनरल होगा। चलो जी आगे की बात कर लेते हैं भैया, जल्दी जल्दी देखें थोड़ा जरा, काफी सारे हैं ये भी। बाकी जो इंपॉर्टेंट में लगा रहा हूँ पेट के लिए आप केवल उनको याद कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं वो याद रखेंगे आप, जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ या जिस पर मैं मार्क कर रहा हूँ वो आप इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया अभी क्या क्या मैंने आपको बताया, रॉबर्ट क्लाइव इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहले गवर्नर थे। उसके बाद कौन आए थे, वारेन हेस्टिंग, याद रखना क्योंकि अंतिम गवर्नर थे। समझ में आ रही है। और उसके बाद विलेजली याद रखना है, क्यों, क्योंकि सहायक संधि की थी जिसके जनक कौन थे, डुप्लेसिस के जनक थे। समझ में आ रही है बात। मर्विन हेस्टिंग थे क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मराठाओं को खत्म किया था तृतीय आंग्ल युद्ध के अंतर्गत। समझ में आ रही है बात। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो कौन थे, विलियम बेंटिक थे जिन्होंने सती प्रथा, और याद रखना विलियम बेंटिक ने क्या किया था, शिशुवध प्रथा को भी बंद कर दिया था। इसको आप लिख लेंगे अपने नोट्स में, विलियम बेंटिक वाले ऑप्शन में, कि शिशुवध प्रथा है ना, कि अगर पैदा होने वाला बच्चा लड़की हुई तो उसको तुरंत मार दिया जाता था। समझ में आ रही है बात। इस प्रथा को खत्म किया किसने, विलियम बेंटिक ने। चलो जी आगे बात कर लेते हैं। नंबर 16 पर आते हैं, मेटकॉफ। ठीक है, और इनका कार्यकाल क्या रहा है याद रखेंगे, 1835 से 36 तक रहा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। ठीक है भैया, इस बात को आप नोट कर लेंगे। अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखने जरा क्या क्या था इन्होंने सबसे पहले आते भैया समाचार पत्रों का क्या किया था, मुक्तिदाता कर दिया था कि आप खबर छाप सकते हैं, जबकि जिन पर रोक लगी हुई थी। समझ में आ रही है। अच्छा अब आते हैं आगे, ऑकलैंड। ऑकलैंड के बारे में जल्दी से बताओ, मैंने लिखा था लास्ट टाइम आपको। ऑकलैंड कौन थे, उन्होंने क्या किया था, कार्यकाल हो जाता है क्या, 1836 से 42। और क्या किया था ऑकलैंड ने, जल्दी से बताइए जरा भैया, बताया तो था, सड़क आजम को
जीटी रोड बना दिया था। समझ में आ रही है बात? सड़क के आजम का नाम बदलकर क्या कर दिया था? जीटी रोड कर दिया था ऑकलैंड ने। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो इससे आगे की हम बात कर लेते हैं। एलन ब्रो, समझ में आ रही है बात? अब एलन ब्रो ने क्या किया, इस बात को आप याद रखेंगे। एलन ब्रो ने क्या कर दिया, पहले क्या होता था, दास को खरीदा जाता था और उनसे अथाह काम लिया जाता था जब तक उनका शरीर मना न कर दे, या टूट करके गिरना है तब तक उन शाम तक रात तक उनसे काम लिया जाता था। तो क्या किया, याद रखना, कौन आए 1842 में? एलन ब्रो। एलन ब्रो ने आते ही कहा भैया जितने भी लोग हैं सब मेरे ब्रो हैं। ब्रो का मतलब क्या हो गया, भाई हो गया। तो एलन ब्रो ने कहा जितने भी लोग हैं सब मेरे भाई हैं, आज की बात से सब क्या है, सब ब्रो है। ये वाला ब्रो जानते हैं आप लोग, है ना? एलन ब्रो ने कहा सब मेरे भाई हैं भैया, आज से कोई काम क्या नहीं करेगा, दास का काम नहीं करेगा, सब अपनी योग्यता के हिसाब से काम करेंगे और पैसे को अर्जित करेंगे, कमाएंगे। ठीक है, चलो जी आगे की अगर हम बात करें, आ जाता है कौन, हार्डिंग फर्स्ट आ जाते हैं। और याद रखना 1844 से 1848। क्लियर है बात? ये इनका कार्यकाल रहा। और याद रखना इन्होंने क्या किया था, नरबली प्रथा को क्या किया, समाप्त किया था। कुछ लोग होते थे यहाँ पर क्या करते थे, वो याद रखना, ये लोग कौन थे, याद रखना, खोड़ जनजाति थे। ये लोग क्या करते थे, गुरु महात्माओं के कहने पर अपने बच्चों तक की बलि चढ़ा देते थे। समझ में आ रही है बात? तो क्या करते थे, नर आदमियों मनुष्यों बच्चों की क्या करते थे, बलि देते थे। इस प्रथा को खत्म किया किसने, हार्डिंग फर्स्ट ने। क्लियर है बात? चलो जी अब आगे बढ़ लेते हैं नंबर 20। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ऊपर से लिखना स्टार्ट करो। लो जी, अब जिसका था इंतजार आ गए हैं। कौन आ गए हैं, याद रखना नंबर 20 पर डलहौजी आगे भैया। कौन आगे, डलहौजी आगे। अड़तालीस से 56 कार्यकाल रहा। कब रहा, 1848 से 1856। ठीक है, और याद रखना इनका एक ही उद्देश्य था, और राज्य हड़प नीति। भैया राज्य को हड़प लो। समझ में आ रही है बात? शांति से राज्यों को क्या कर लो, हड़प लो। ये डलहौजी थे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और किस किस को इन्होंने हपड़ा हड़पा, देखिए जरा। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हड़पा इन्होंने किसको, महाराष्ट्र में सतारा को। अठारह सौ 48 में। इससे आगे अगर हम बात करें, कौन आ जाते हैं, जयपुर और संभल। कब, 1849 में। क्लियर है? उससे आगे अगर हम बात करें, उदयपुर 1852 में। ठीक है, उसके बाद झांसी 1853 में। और यही सब उदय हुआ था 1857 की क्रांति का। पढ़ाऊंगा जब मैं कराऊंगा। और नागपुर आ जाते हैं 1854 में। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये क्या किए थे इन्होंने, राज्य हड़प नीति। किसने अपनाई थी, डलहौजी ने। बहुत ही बुरे व्यवहार के साथ में ये नीति अपनाई गई थी। और 1853 में डलहौजी का कहना यह था कि पूरे भारत में
झांसी की रानी एक ऐसी स्त्री मिली जहां मनुष्यों ने, पुरुषों ने घुटने टेक दिए हो, वहां वो एक अकेली मर्दानी, एक अकेली नंगी तलवार के साथ कई हजार लाखों अंग्रेज सैनिकों के साथ खड़ी हुई थी, अपनी चमचमाती तलवार और अपने बच्चे के साथ। ये शब्द थे किसके? डलहौजी ने। समझ में आ रही है बात? डलहौजी ने शब्द कहे थे। ठीक है भैया, अब ये मत पूछ लेना कहाँ लिखे थे, कैसे पता, ये सब लिखा हुआ है किताबों के अंदर। ठीक है भैया, इतिहास में आप हर चीज को प्रमाणित नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? बहुत सी चीजें, 80-80% चीजों को आप मान्यता कह सकते हैं कि भाई उस किताब में लिखा हुआ है, या एस.के. पांडे जी ने लिख रखा है, या महेश कुमार वर्णवाल ने लिख रखा है, ऐसा आप इसको बता सकते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं, याद रखना भैया, डलहौजी को जाना जाता है किसके लिए? रेलवे के लिए। रेलवे का जनक माना जाता है डलहौजी को। और याद रखना 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के लिए रेल बनाई गई थी। समझ में आ रही है बात? याद रखेंगे इसको आप। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के ट्रेन का लंबा सफर था और पहली रेल बनाई गई थी डलहौजी के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। डाक सेवा भी इसी के काल में आई। और कब आया डाक सेवा अधिनियम? 1854 में। और विद्युत तार सेवा भी इसी समय में आई। विद्युत तार सेवा भी किसके समय आई? डलहौजी के समय में आई, 1854 में आई भैया। इतनी बात क्लियर है? चले जरा इससे आगे की बात कर लेते हैं, देखें जरा। और याद रखना पीडब्ल्यूडी जो होता है वो भी इसी काल में आया। पीपल वर्क डिपार्टमेंट, बात समझ में आ रही है? ठीक है, लोक निर्माण विभाग वो भी कब बनाया गया था? डलहौजी के कार्यकाल में बनाया गया था। इसको आप याद रखेंगे। तो डलहौजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए, ये बात याद रखेंगे भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिन पर टिक लगा रहा हूं, एक सवाल पक्का मिलेगा, लिख लेना इस बात को। समझ में आ रही है बात? यहां से सवाल पक्का मिलेगा। तो डलहौजी के बारे में क्या क्या बताया? 1848 से 1856 राज्य हड़प नीति, शांतिपूर्ण विलय की नीति थी। किसको सबसे पहले इन्होंने हड़पा? सतारा महाराष्ट्र 1848, जयपुर संभल को 1849, उदयपुर को 1852, झांसी को 1853, नागपुर को 1854। और रेलवे का जनक बताया जाता है डलहौजी को। और रेलवे स्टार्ट की थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1854 में क्या स्टार्ट की थी? तार सेवा अधिनियम आया था, यानी जो डाक की चिट्ठियां आप डालते हैं, ये स्टार्ट किया था डलहौजी के टाइम में। और विद्युत तार सेवा, इलेक्ट्रिक माध्यम से भी पहले मैसेज भेजे जाते थे। अब तो आप तुरंत चैटिंग किया, तुरंत मैसेज पहुंच गया। पहले विद्युत तारों के माध्यम से मैसेज भेजे जाते थे, जिसको बोला गया 1854। और इसी के कार्यकाल में क्या बनाया गया? पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी इसी के कार्यकाल में बनाया गया। चलो जी, क्लियर है? बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं डलहौजी के आगे कौन है भैया, क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे कार्यभार संभाला, देख लेते हैं। डलहौजी के बाद आए भैया वुड डिस्पैच आ गई। ठीक है, 1854 वुड डिस्पैच 1854 आ गए। और याद रखना क्या लेकर आए थे ये? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये लेकर के आए थे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये देखो क्या लेकर थे? अधिनियम का ड्राफ्ट लेकर के आए थे केवल। ड्राफ्ट बनाया, ऐसे लिख सकते हैं आप, लागू नहीं किया अभी।
यानी केवल डिजाइन किया अभी कि ये प्रक्रिया होगी विधवाओं की दोबारा से विवाह कराने की। समझ में आ रही है बात? और याद रखना इनको क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम के लिए। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, याद रखेंगे आप, किसको कहा जाता है? विलियम वुड डिस्पैच को कहा जाता है, 1854 में आए थे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो याद रखना वुड डिस्पैच ने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह के ड्राफ्ट को डिजाइन किया था, केवल बनाया था, लेकिन लागू कौन करेगा, जो उससे आगे आएंगे। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं भैया आगे कौन कौन आते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैनिंग। सबसे पहले आ जाते हैं कैनिंग। अठारह सौ छप्पन से 62 इनका कार्यकाल रहा। और याद रखना इसके बाद से कौन बन गए थे, इसके बाद से वायसराय आ गए। पहला वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया 1856 में, है ना। और उनको जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उन्हीं को क्या बना दिया गया, पहला वायसराय बना दिया गया, जिनका नाम था कैनिंग। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और आईपीसी जो पारित हुई थी, याद रखना 1862 इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। आईपीसी जो पारित हुई थी 1862, किसका कार्यकाल है, इन्हीं का है। वहां पर डिजाइन की गई थी केवल। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी, याद रखना विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, 1856 में आया भैया। ठीक है। आगे की अगर बात करूं, पहला आयकर अधिनियम, पहला आयकर अधिनियम, समझ में आ रही है बात? 1860 में आया। और पहली जो हाई कोर्ट है ना, पहली हाई कोर्ट कब बनाई गई, 1861 में। सुप्रीम कोर्ट पहले बन गई थी, है ना, उच्चतम न्यायालय में। और पहला हाई कोर्ट बनाया गया था 1861 में, अधिनियम ये आ गया था। ठीक है, समझ में बात आ रही भैया? चलिए जरा आगे, इससे आगे की अगर हम बात करें, चलो जी। अच्छा, ये कौन सा एक्ट था जिससे वायसराय को क्या, जिससे सॉरी ये कौन सा एक्ट था जिससे अंतिम गवर्नर जनरल को पहला वायसराय बनाया गया था? याद रखना 1858 एक्ट, 1858 एक्ट। बाय 1858 एक्ट के माध्यम से अंतिम गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, उसको क्या बनाया गया था, वायसराय बनाया गया था। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी, नंबर 23 पर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, जल्दी से नोट कर ले, मेयो। और याद रखना 1869 से 72 इनका कार्यकाल रहा। भारतीय सांख्यिकी विभाग की क्या की इन्होंने, स्थापना की भैया, याद रखेंगे आप। ठीक है। और जनगणना इन्होंने स्टार्ट की थी। अनियमित जनगणना इन्होंने स्टार्ट की थी। ये प्रायोगिक जनगणना थी 1862 में। इसमें लिख लेंगे पहली प्रायोगिक अनियमित जनगणना 1862 में स्टार्ट की थी मेयो के द्वारा। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो, जिसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। और अब नेक्स्ट को रहेंगे, देखिए जल्दी से जरा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखते रहे जरा। इसके बाद आ जाता है रिटर्न।
कौन आ जाते हैं भैया, लिटन आ जाते हैं। और याद रखना 1800, अब 4-4 साल का कार्यकाल इनके बीच में अंतर बनता चल रहा है, जैसे 76 से 80 हो गया, ठीक है। और याद रखना इससे पहले हो गया था 69 से 72 हो गया था। चलिए जरा बात कर लेते हैं। लिटन ने आती है 1877 में, प्रथम दिल्ली दरबार लगाया। किसने लगाया था, लिटन ने लगाया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलो जी, ये यहाँ पर मैंने बताया था आपको, स्वागत कर रहे थे 1876 में की बात है, 77 में, है ना। हाँ, और इसी बीच अकाली भी पड़ा हुआ था, याद रखेंगे, बंगाल में, मैंने बताया था आपको। चलो जी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878। 1878 लाया गया, ठीक है। और इसमें याद रखेंगे, इसमें क्या कहा गया, सभी समाचार पत्रों पर रोक लगा दी गई, कोई समाचार पत्र नहीं छापेगा अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी बात। और याद रखना, भारतीय भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, ये भी आ गया, क्लियर है। और याद रखना भैया, क्या किया इसने, इसने तो बेड़ा ही गलत कर दिया। देखना यार, सिविल सेवा परीक्षाओं में भारतीयों की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। इसने सारे काम क्या किए, उल्टे पुल्टे कर दिए। उल्टे पुल्टे क्या, बस ऐसा कर दिया कि अंग्रेज कहीं पर भी उठ ना पाए। याद रखना, लिटन ने सबसे ज्यादा कहर बरसाया था। क्या क्या कहर बरसाया, सबसे पहले दिल्ली में दरबार लगाया, कहीं और नहीं लगेगा, बंगाल से कोई मतलब नहीं, दिल्ली में आ गए भैया ओके। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया, यानी अंग्रेजों के खिलाफ आप कोई भी बात नहीं छाप सकते। चलो जी, भारतीय शस्त्र अधिनियम, जिस भी अंग्रेज के पास कोई बंदूक गोला बारूद है, वो सब आपको इकट्ठा कराना पड़ेगा वहां की पुलिस के पास, अंग्रेजी पुलिस के पास। आप कोई भी बंदूक इकट्ठा नहीं रख सकते हो, क्योंकि अंग्रेजों को डर हो गया था। समझ में आ रहा है, 1857 की क्रांति से अंग्रेजों को डर लगने लगा था कि अंग्रेजों के हाथ में बम हुई बम। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, अंग्रेजों के कान के पर्दे तक हिला दिए थे 1857 की क्रांति ने। इसमें मैंने मुख्य भूमिका निभाई थी आपके मेरठ जिले के मंगल पांडे ने। अगर आपने मूवी देखी हो तो एक एक बात उसमें आपके कान तक पहुंची होगी। समझ में आई बात, पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक एक बात लिखा हुआ उसकी, है ना। थोड़ा ज्यादा डीप नहीं जा सकते यहाँ पर, ये बात आप याद रखें, क्योंकि हमको अपने एग्जाम के पर्पस का भी ध्यान रखना है। क्लियर है बात, चलिए जरा। तो शस्त्र अधिनियम आ गया 1878। शस्त्र, भारतीय शस्त्र अधिनियम किस अंग्रेज शासन के कार्यकाल में आया, तो याद रखना, क्या बताएंगे आप, लिटन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में आया, लिटन के कार्यकाल में। बात करें सिविल सेवा में भारतीयों की अधिकतम आयु कितनी कर दी भैया, अधिकतम याद रखना, पहले 21 तक पेपर भर सकते थे आप, अब कर दी 19 केवल। भैया 19 साल का बच्चा होता कितना है, क्या वो यूपीएससी का पेपर दे पाएगा, उसने तो जब तक नाम भी नहीं सुना होगा। तो इन्होंने ये भी एक तरीके से अंग्रेजों के साथ, भारतीयों के साथ रोष प्रकट किया, तो तुमको नौकरी करने ही नहीं देंगे, इसलिए आयु 21 से कम करके कितनी कर दी, 19 कर दी इन्होंने भैया। समझ में आ रही है बात। चलो जी, आगे की बात करें भैया, देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नंबर 25 आ जाता है रिबन। कौन आ जाता है नंबर 25 पर, रिबन। और याद रखना, मैंने फिर 4 साल आपको बताया, 1880 से 1884 तक कार्यकाल में ये रहे। और याद रखना, यहां पर क्या किया गया,
भैया कारखाना अधिनियम लाया गया 1881 में, और क्या कहा गया, किसी भी कारखाने में कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे, है ना। चलो बाकी इसके लिए अभी भी हमारे पिछले कुछ समय पहले सरकार बहुत सचेत रही थी, ठीक है। उसके बाद प्रथम नियमित जनगणना प्रारंभ की गई रिपन के टाइम में, समझ में आ रही है बात, और समय था 1881। क्लियर बात समझ में आ रही है। वर्नाक्यूलस, प्रेस एक्ट को क्या कर दिया गया भैया, समाप्त कर दिया गया, समझ में आ रही है बात। और कब समाप्त किया गया, 1882 में समाप्त किया गया, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है। और याद रखो 1883 में इल्बर्ट बिल, कौन आया, याद रखेंगे, इल्बर्ट बिल 1883 भारत में आया था, समझ में आ रही है बात। और इस बिल की सबसे स्पेशल बात क्या थी, देखो जरा ये भी आप सुनेंगे। देखो जो रिपन थे ना, इनको एक तरीके से भारतीयों का भगवान माना गया। भारतीयों का भगवान आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए, बुरे भी किए, लेकिन इन्होंने जो इनसे पहले लिट्टन ने जुर्म ढाए थे भारतीयों के ऊपर, उन सभी जुर्मों को आप ऐसा समझ लें 80% तक कम कर दिया। जैसे कारखाना दिन छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। चलो जी, प्रथम नियम जनगणना जारी होगी। चलो जी, वर्नाक्यूलर एक्ट छापो, जो छापना है आपको छापो अंग्रेजों के बारे में। और उसके बाद है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कब आया, याद रखेंगे, इल्बर्ट बिल आया 1883 में। यूपी ट्रिपल एस पैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, इल्बर्ट बिल आया 1883 में। किसके कार्यकाल में आया बच्चा, याद रखना, रिपन के कार्यकाल में। और रिपन का कार्यकाल क्या था, 1880 से 1884 रिपन का कार्यकाल था, जिसके कार्यकाल में क्या था, इल्बर्ट बिल आया था 1883 में। इस बिल में क्या कहा गया, इस बिल में कहा गया कि भारतीय जज अंग्रेजों का मुकदमा सुनेंगे। भैया अंग्रेज को सजा दे रहे हैं, अंग्रेज के ही न्यायाधीश, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पार्शियलिटी ना हो, भाई वहीं के जज हैं और वहीं के मुजरिम हैं, तो क्या होगा, अपने मुजरिम को तो बचा करके ले जाएंगे ना। लेकिन क्या कहा, चलो जी हमारे से रिपीट यहाँ पर क्या कहते हैं, रिपीट इनका भाग, हालांकि इन्होंने जितने भी काम किए इनकी वजह से इनको बहुत सारी भ्रष्टाचार, बहुत सारी बातें झेलनी पड़ी, है ना। तो याद रखना, इल्बर्ट को क्या मिला, भारतीय जज ही अंग्रेजों का मुकदमा सुनेंगे। जितने भी अंग्रेज करप्ट पाए जाएंगे उनका मुकदमा अंग्रेज जज नहीं सुनेंगे, उनके मुकदमे पर कार्रवाई कौन करेंगे, भारतीय जज करेंगे। ये बात अलग है कि इन जज में से भी कुछ दल्ले बाद में हो गए थे, लालसा बढ़ गई थी ना, और अंग्रेजों के पास तो पैसा था काफी, वो भी हमसे लूटा हुआ, है ना। तो बाद में यहाँ पर गड़बड़ी होनी स्टार्ट हो गई थी, समझ में आ रही है बात। चलो जरा रिपन को क्या कहा गया, स्थानीय, याद रखेंगे आप, स्थानीय स्वशासन का जनक, यानी एक ऐसा शासक जिसे अपनी प्रजा की चिंता हो, समझ में आ रही है, और स्थानीय स्वशासन वो ही है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये कहा है कि भैया बहुत लंबे टाइम से जो प्रकोप चलता आ रहा था उस प्रकोप को कम कर दिया रिपन ने अपने कार्यों के द्वारा, समझ में आ रही है बात। और तो रिपन क्या थे, भारतीय समाज का उद्धार करने वाले शासक थे, ऐसा बताया गया, समझ में आ रही है बात। चलो जी, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, नंबर 25 के बाद कौन आ जाते हैं, जल्दी से देखें जरा, ये आज ही एंड कर देंगे हम। 25 के बाद कौन आ जाते हैं, डफरिन 26 में, और इन्हीं के कार्यकाल में कौन आ जाती है,
कांग्रेस का गठन भी इनके कार्यकाल में हो जाता है ना, 1885 यानी 84 से 88 तक कौन रहेंगे, डफरिन रहेंगे। समझ में आ रही है बात। और क्या किया था, कांग्रेस का गठन किया था, कब हुआ था, 1885 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिखेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलो जी आगे आ जाते हैं, कौन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 27 पर। लैंसडाउन, ठीक है, और याद रखना 1888 से 94, कौन बताया, 1888 से 94 तक कौन आ जाते हैं भैया, लैंसडाउन आ जाते हैं। इनके कार्य क्या क्या थे याद रखना, दूसरा कारखाना अधिनियम इन्होंने लागू किया था, और कब किया था याद रखना, 1891 में इन्होंने ये लागू किया था। समझ में आ रही है बात। और याद रखना इन्होंने क्या किया था, डूरंट लाइन खींची थी, याद रखेंगे आप, अफगानिस्तान के खिलाफ डूरंट लाइन इन्होंने खींची थी लैंसडाउन ने, कब, 1893 में। इस बात को आप याद रखते हैं। चलो जी आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ठीक है भैया। चलो एक काम करो, इसमें केवल इतना ही रखते हैं हम आज, है ना। इससे आगे की क्लास में हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे। तो लास्ट हम अपनी बात को रोक देते हैं, कहाँ, लैंसडाउन पर अपनी बात को रोक देते हैं। और ठीक है, 1888 से 1894 कुछ और पढ़ेंगे मेन है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, फिर तो 1900 में हम 1950 1947 में आजाद हो ही जाएंगे। उसके बाद तो अंग्रेज को हम भगा ही देंगे। समझ में आ रही बात। फिर स्वाधीनता आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे, चीजें करते करते कंप्लीट हो जाएंगे। फिर वैदिक समाज के उच्चल पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया आपने देखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट जरूर करें आपको हमारी क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।